नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आर के शर्मा। दोस्तों, इससे पहले अपनी जो फिजियोलॉजी की क्लासेस थी उसको बीच में थोड़ा सा ड्रॉप किया था दोस्तों। अब फिर से हम आज आपके सामने नए जो टॉपिक है दोस्तों, लगभग 13-14 क्लास होगी लगभग ये। इससे पहले हमने 310 क्वेश्चन से कंप्लीट किया दोस्तों। आप जब भी आप हमारी क्लास देखते हैं दोस्तों, तो आप ये कंफर्म कर लिया करें कि जब आपने कहाँ छोड़ा था उसको, कहाँ से स्टार्ट किया, क्योंकि हम तो जो हमने जहाँ छोड़ते हैं वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो हमने इससे पहले 310 क्वेश्चन कर लिए थे, अब 311 क्वेश्चन अपना, 311 क्वेश्चन अपना आएगा। ठीक है, तो आप भी अपनी जब भी कोई नोट्स बनाते हैं, जब भी आप लिखते हैं फिजियोलॉजी अलग से क्लास की नोट्स बनाते हैं, तो वहाँ पे एक एक क्वेश्चन को लिखना है आंसर, वहाँ पे उसको खुद भी पढ़ने की कोशिश करें कि ये जो क्वेश्चन में कहना चाह रहा है उसके चारों ऑप्शंस का मतलब क्या होता है, ये भी हमें को समझना है। ठीक है, तो हम अभी 311 क्वेश्चन का चर्चा करेंगे दोस्तों। व्हाट इज ट्रू अबाउट द आयरन, आयरन के बारे में क्या कथन सत्य है। तो यहाँ पे दोस्तों इसके अंदर बोला है कि स्प्लीन एक मेजर है ऑर्गन है, यहाँ इसके अंदर स्टोरेज होता है और इट इज एब्जॉर्ब बाय द ट्रांसफेरिन इन द इंटेस्टाइन, ये भी सही नहीं है। इट इज स्टोर इन फेरेटिन, ये फेरेटिन के रूप में स्टोर होता है, ये कथन सी वाला सत्य है यहाँ पे। ठीक है, और फेरस इज एक्सक्रीटेड इन, ऐसा भी ये भी सत्य नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन सत्य होगा। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ दोस्तों कि जो फेरेटिन होती है एक प्रोटीन का टाइप होता है जो स्टोर्ड होती है आयरन की फॉर्म में, सोल्यूबल फॉर्म में। और फंक्शन क्या होता है, जो ये बफर के रूप में कार्य करती है। जब हमें किसी भी जो हीमोग्लोबिन की कमी वाला कोई भी रोग होता है, जैसे आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया मान लो या अन्य कोई रोग मान लो, तो वहां पे जब इसकी आवश्यकता होती है तो ये हमें वहां पे उपलब्ध हो जाता है। ठीक है, तो ये नॉन टॉक्सिक वे के अंदर जो एनी टॉक्सिक रूप नहीं होता है, नॉन टॉक्सिक रूप होता है, उसके अंदर ये इकट्ठा होता है और रीच होता है व्हेन बॉडी नीड्स। ठीक है, और इसकी प्राइमरी लोकेशन क्या क्या होती है। अब यहाँ पे स्प्लीन दे रखा था, लेकिन दोस्तों स्प्लीन के अलावा भी मेजर ऑर्गन, ये स्प्लीन नहीं है, लीवर है मेजर ऑर्गन। लीवर, स्प्लीन एंड बोन मेरो, इन तीनों में ये लोकेशन स्टोर होता है, बोन मेरो। ठीक है, तो इसका आंसर सी होगा। ठीक है, फेरेटिन की फॉर्म, ये फेरेटिन के रूप में इकट्ठा होता है आयरन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 312 क्वेश्चन है, ब्लड प्रेशर इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ। अब ये ब्लड प्रेशर को किस रूप में डिफाइन किया जाएगा। ब्लड प्रेशर क्या होता है, जो अपना कार्डियक आउटपुट होता है और पेरिफेरल जो रेजिस्टेंस उपलब्ध होता है कैपिलरी, थ्री कैपिलरीज के द्वारा। जब कोई कैपिलरीज होती है उसकी जो एंडिंग जो होती है मेन, जब ये ब्लड वहां से जाता है कैपिलरीज के अंदर, तो वहां जो रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होता है उसकी वजह से, और कार्डियक आउटपुट जो अपने कार्डियक जो हार्ट के द्वारा कितना पंप किया जाता है ब्लड, उसका जो प्रेशर होता है उसको ब्लड प्रेशर के रूप में माना जाता है। तो ब्लड प्रेशर इज द प्रोडक्ट ऑफ कार्डियक आउटपुट, द अमाउंट ऑफ ब्लड पंप्ड बाय द हार्ट पर मिनट। तो कार्डियक आउटपुट का मतलब क्या हुआ। अब दोस्तों यहाँ पे कार्डियक आउटपुट का अगर अपन मतलब देखेंगे तो कार्डियक आउटपुट का मतलब हुआ द अमाउंट ऑफ ब्लड, द अमाउंट ऑफ ब्लड पंप्ड बाय हार्ट पर मिनट। ठीक है, हार्ट के द्वारा पर मिनट कितना ब्लड पंप किया जाता है। और एंड सिस्टमिक वेस्कुलर जो रेजिस्टेंस होती है, जो पेरिफेरल जो रेजिस्टेंस होता है, सिस्टमिक जो पेरिफेरल रेजिस्टेंस होता है दोस्तों, तो द रेजिस्टेंस टू ब्लड फ्लो इन द ब्लड वेसल्स, जो ब्लड वेसल्स के अंदर जो रेजिस्टेंस प्रोड्यूस किया जाता है, जो ब्लड वेसल्स होती है दोस्तों, उनके अंदर जब ब्लड बहता है तो उनके द्वारा जो रेजिस्टेंस पैदा किया जाता है वो उसको मिला करके दोनों का रूप ब्लड प्रेशर के रूप में डिफाइन किया जाता है। तो कार्डियक आउटपुट तो हार्ट रेट पे डिपेंड करता है, और स्ट्रोक जो वॉल्यूम होता है, अमाउंट ऑफ ब्लड होता है जो, ठीक है, और ईच हार्ट बीट के साथ। ठीक है, अब नेक्स्ट अपन रेजिस्टेंस क्या होती है दोस्तों। ये रेजिस्टेंस क्या होती है, जो डायमीटर होता है ब्लड वेसल्स का उस पर डिपेंड कर रहा है। जो आर्टरीज और आर्टरियोल्स जो भी होती है उनके द्वारा जो डायमीटर होता है, ये आर्टरीज होती है ना, ये आर्टरी की डायमीटर होता है। अगर इसमें जो इनकी जो डायमीटर है कितना है, ये इस पर डिपेंड करता है इसी रेजिस्टेंस का। अगर ये, ठीक है, तो यहाँ पे आंसर अपने को ब्लड प्रेशर का कार्डियक आउटपुट एंड पेरिफेरल रेजिस्टेंस। यानी अगर यहाँ पे कुछ और भी लिख देते दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे ये लिख देते कि सिस्टमिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस, अगर ये भी लिख देते तो भी आंसर यही होता, सिस्टमिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस। ठीक है, यहाँ ये भी लिख देते तो भी आंसर यही होता। ठीक है, इनसे पल्स रेट से इनसे कोई मतलब नहीं होता है, यहाँ पे पल्स रेट, डायस्टोलिक प्रेशर, इनसे कोई मतलब नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेन साइट फॉर पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस। अभी जो पेरिफेरल रेजिस्टेंस प्रोड्यूस किया जाता है ब्लड वेसल्स के द्वारा, तो वो मेन साइट क्या है। तो यहाँ प्री कैपिलरी जो आर्टरियोल्स होती है दोस्तों, आर्टरियोल्स क्या होती है, आर द प्राइमरी साइट ऑफ पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस। जो आर्टरियोल होती है वो, जो आर्टरियोल्स होती है आर द प्राइमरी साइट ऑफ पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस बिकॉज देयर स्मॉल साइज एंड द प्रेजेंस ऑफ स्मूथ मसल्स होती है इनके अंदर इन देयर वॉल, अलाउ देम टू constrict and dilate, directly regulate the blood flow and presence pressure throughout the
वेसल, ठीक है। और ये कैसे करती है, स्मूथ मसल जो होती है वेजो कंस्ट्रक्शन वेजो डायलेशन होता है उसके द्वारा ये किया जाता है। जो इनकी जो देखो दोस्तों इसमें क्या होता है कि अगर अपन चित्र भी समझा के देखें तो क्या होता है, ये जो आर्टरी है ना और ये वेन्स ये कनेक्टेड होती है, इनके बीच में क्या होता है, ये कैपिलरीज होती है, जब ब्लड ये जाता है तो ऐसे ब्लड में से खूब सारी गुच्छे के रूप में कैपिलरीज होती है, ये ऐसे जाकर के फिर ये वापस जुड़ जाती है और ये फिर इधर वेन्स के अंदर लेके जाती है, ठीक है। तो ये अशुद्ध रक्त शुद्ध रक्त बनता है, यानी कि इनका जो सर्कुलेशन होता है ब्लड जो वेन्स से आर्टरीज के अंदर, तो ये ऐसे होता है इन कैपिलरीज के द्वारा। तो यहाँ रेजिस्टेंस जो प्रोड्यूस की जाती है उनके द्वारा, ठीक है, इनके वाल्स के द्वारा जो रेजिस्टेंस प्रोड्यूस किया जाती है उसकी, ठीक है। तो इसको इसको पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो ये प्री कैपिलरी आर्टरियोल्स होती है, यहाँ पे प्रोड्यूस यानी जो आर्टरियोल्स होती है उसके पहले प्री कैपिलरी यानी इन कैपिलरीज के पार्ट में ही जब इनमें जाकर के जुड़ती है आर्टरियोल्स के अंदर तो यहाँ पे प्रोड्यूस किया जाता है ऐसे। तो जो रेजिस्टेंस होता है हाई रेजिस्टेंस होता है आर्टरियोल्स आर द स्मॉलेस्ट आर्टरी एंड आर रिस्पांसिबल फॉर द मेजॉरिटी ऑफ द टोटल रेजिस्टेंस टू बोथ फ्लो इन द बॉडी, ब्लड फ्लो इन द बॉडी, है ना। जो हाई रेजिस्टेंस होता है आर्टरियोल्स के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। तो इसको थोड़ा सा आप और भी समझे दोस्तों चित्र के द्वारा, अगर आप गूगल करके देख सकें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 314 क्वेश्चन है, ड्यूरिंग ब्लड क्लोटिंग द कन्वर्जन ऑफ फाइब्रिनोजन टू फिब्रिन इज कैटलाइज्ड। अब ये जो फिब्रिनोजन होता है, यहाँ समझने की बात यह है दोस्तों कि फिब्रिनोजन होता है ये कन्वर्ट होता है फिब्रिन के अंदर, किसकी उपस्थिति में, तो यहाँ किसकी थ्रोम्बिन की उपस्थिति होती है, THROMBIN थ्रोम्बिन, ठीक है। तो अभी एक क्वेश्चन ऐसा भी तो व्हाट इज द रोल ऑफ थ्रोम्बिन, तो थ्रोम्बिन का रोल क्या होता है ब्लड वेसल्स के ब्लड कोगुलेशन में, तो ये भी पूछ सकते हैं। तो इन द प्रेजेंस ऑफ इसके अंदर क्या होता है, इन द प्रोसेस ऑफ ब्लड क्लोटिंग फिब्रिनोजन जो सोल्यूबल प्रोटीन होता है फाउंड इन द प्लाज्मा, ठीक है। इसके अंदर होता है ये दोस्तों थ्रोम्बिन होता है इज द की एंजाइम दैट पार्टिसिपेट इन द कोगुलेशन कैस्केड। जो कोगुलेशन का जो प्रोसेस है इसके अंदर थ्रोम्बिन का मेन रोल होता है, थ्रोम्बिन, ठीक है। तो थ्रोम्बिन क्या होता है, ये ब्रेक डाउन करता है, किसको करता है, जो इनसोल्यूबल जो फॉर्म होती है फिब्रिन की, ठीक है, उसको फॉर्म, तो इसको क्या कहते हैं, एक मेस लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर देता है जो प्लग फॉर्मेशन में हेल्प करता है। जैसे कि फिब्रिन जो होता है उसको मेस लाइक स्ट्रक्चर के अंदर चेंज कर देगा जिससे कि जो प्लग फॉर्मेशन हो जाएगा, इनिशिएट करता है प्लग फॉर्मेशन को, जिससे ब्लड फ्लो रुक जाएगा वहां पे, ठीक है। तो ये ऐसे मेस लाइक जाल बना देगा वहां पे ऐसा, ठीक है, जिससे वो ब्लड फ्लो वहां पे रुक जाएगा। किसी भी इंजरी होती है किसी के भी तो वहां पे कुछ टाइम बाद में अपने आप ब्लड जो होता है वो रुक जाता है। तो वो यही कारण होता है कि दोस्तों क्योंकि जो फिब्रिनोजन है वो फिब्रिन में चेंज हो जाता है, और ये फिब्रिन क्या करता है, जो थ्रोम्बिन होता है ये ब्रेक डाउन करता है, इंसोल्यूबल फॉर्म होती है फिब्रिन को, ठीक है, इसको मेस लाइक स्ट्रक्चर में चेंज कर देता है ना। जो फिब्रिन जो इंसोल्यूबल फॉर्म होती है फिब्रिन की, फिब्रिन होता है वो इंसोल्यूबल होता है इसके अंदर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जो एवी नोडल डिले है वो कितना है। तो दोस्तों यहाँ पे एवी नोडल जो डिले होता है वो लगभग 0.013 सेकेंड होता है ना, ठीक है। तो ये आंसर सेकेंड होगा। जो एट्रिया से वेंट्रिकल्स तक जो ब्लड फ्लो होता है दोस्तों, इसमें एक क्या होता है, केवल कंफ्यूजन ये भी होता है कि कई बुक्स में इसका क्वेश्चन में जो एवी जो एट्रियोवेंट्रिकुलर जो नोडल डिले होता है ये अप्रोक्सीमेटली कितना बता रखा है कई जगह पे 0.09 सेकेंड से टू 0.1 सेकेंड तक, ठीक है, यानी 90 से 100 मिली सेकेंड, ठीक है। तो ये भी बता रखा है। तो यहाँ पे 1.3 थोड़ा इससे ज़्यादा था लेकिन फिर भी ये भी इसके क्लोज है। तो दोस्तों यहाँ आंसर अपने ये कर सकते हैं, ठीक है। तो ये स्लो करता है इलेक्ट्रिक जो इम्पल्स होते हैं जो एट्रिया से वेंट्रिकल्स तक जाते हैं, ठीक है, तो ये इसको स्लो कर देते हैं। भाई एट्रियम से जो एट्रिया जो कॉन्ट्रैक्शन होता है और जो इसका जो यानी कि एम्प्टी होता है और जो वेंट्रिकल्स की फिलिंग होती है, ठीक है, उसके समय को डिले कर देता है। जो एट्रिया से वेंट्रिकल्स, एवी नोडल का मतलब एट्रियोवेंट्रिकुलर नोडल डिले बोलते हैं इसको, ठीक है। एट्रियम से
वेंट्रिकल्स तक जब ब्लड जाता है उसको, है ना, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होता है और वेंट्रिकल्स पे फिलिंग होती है इसको, है ना, इसको कितना डिले कर सकता है ये, ठीक है। तो नेक्स्ट 316 अमाउंट ऑफ कोरोनरी फ्लो पर मिनट। अब ये कितना कोरोनरी फ्लो होता है, जो कोरोनरी आर्टरी होती है तो अमाउंट कितना होता है ब्लड का फ्लो पर मिनट, जो कोरोनरी आर्टरीज हार्ट के अंदर होती है उनके अंदर कितना अमाउंट ब्लड फ्लो होता है। तो दोस्तों ये लगभग वैसे तो इसमें दोस्तों बता रखा है 225 आंसर, लेकिन ये अपने क्वेश्चन आया हुआ था इस एग्जाम में, तो अपने यहाँ पे लिया है। तो यहाँ पे लगभग 250 से 300 ml तक होता है वैसे कोरोनरी फ्लो, ठीक है। तो आंसर में अगर कहीं 250 से 300 भी दे रखा हो तो आंसर में यहाँ भी ये भी आंसर हो सकता है, लेकिन अगर 225 फिक्स दे रखा हो तो आंसर यही करना पड़ेगा अपने को, ना, ऐसे कोई आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 317 बायलेटरल ओक्लूजन ऑफ कैरोटिड आर्टरी खोजे। अब ये अगर किसी व्यक्ति के बायलेटरल दोनों तरफ, जैसे कि मान लो ये कोई व्यक्ति है, ठीक है, ये नेक रीजन है, नेक रीजन के अंदर अपने कैरोटिड आर्टरीज होती है दोस्तों। यहाँ जब ये हार्ट से जो एओर्टा निकलती है, आर्च ऑफ एओर्टा, इसमें से कैरोटिड आर्टरीज ऐसे निकलती है, ठीक है, दोनों तरफ, ठीक है। अगर इनमें अकल्जन हो जाए, यानी कि ये रुकआउट हो जाए यहाँ पे, अब रुकआउट किसी भी कारण से सकती है, हो सकता है कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा स्मोकिंग करता हो, ठीक है, एथेरोस्क्लेरोसिस हो, स्मोकिंग हो सकता है, एथेरोस्क्लेरोसिस प्लग भी बन सकता है, या कोई और स्ट्रोक या कोई और कारण भी हो सकता है। इसमें कई कारण होते हैं, इस्चेमिक स्ट्रोक भी हो सकता है, कुछ भी है ना। तो उच्च रक्तचाप, किसी हाई ब्लड प्रेशर होता है, ठीक है, किसी के, और अन्य कई कारण मान सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या होता है, रेयर कंडीशन होती है वैसे, है ना, रेयर और सीरियस कंडीशन होती है इनके अंदर, जो ये क्या होता है, लीडिंग टू सीवियर स्ट्रोक और डेथ ही होती है किसी व्यक्ति की, अगर ऐसा होता है तो। रिस्क फैक्टर क्या होता है इसमें, हाइपरटेंशन हो सकता है, डायबिटीज, स्मोकिंग हो सकती है। कोई प्लग का निर्माण होने के कारण क्या होता है, धमनियां संकुचित होने लगती है और वसा और कोलेस्ट्रॉल आदि इनके जमा होने की वजह से ये होता है, इनका मिश्रण होता है इनमें, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि जो ब्लड प्रेशर है एक तो वो भी बढ़ जाएगा और हार्ट रेट है वो भी बढ़ जाएगी, दोनों ही बढ़ जाएगी यहाँ पे। यानी कि यहाँ अगर ब्लड जाएगा नहीं तो यहाँ पे इस पे प्रेशर ज्यादा आने लग जाएगा हार्ट पे, तो यहाँ ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज होने लग जाएगा और हार्ट रेट है वो भी इंक्रीज होने लग जाएगी, ठीक है। तो ये यहाँ पे पूछना चाह रहा है। अब कैरोटिड जो अगर अपने को पता होगा पायलट कैरोटिड आर्टरी का, तो ही अपन आंसर कर पाएंगे। तो अब एक बेरो रिसेप्टर स्टिमुलेशन होता है, प्रोड्यूस डिक्रीज हार्ट रेट एंड बीपी। अब कई बार क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि बेरो रिसेप्टर के स्टिमुलेशन से क्या प्रोड्यूस होगा, तो वहाँ डिक्रीज हार्ट रेट और डिक्रीज बीपी दोनों होगी, तो ये अलग है आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बेरो रिसेप्टर का कोई आंसर आता है तो वहाँ पे आंसर डिक्रीज हार्ट रेट एंड डिक्रीज बीपी आंसर करना होगा। तो ये भी क्वेश्चन था कहीं पे, तो अपन ने यहाँ पे लिया था। 318 क्वेश्चन है दोस्तों, फैक्टर इन्वॉल्व इन इंट्रिंसिक पाथवे आर ऑल। अब इस इंट्रिंसिक जो पाथवे होता है, दोस्तों ये पाथवे होता है ना, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक और कॉमन पाथवे, अब इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो इंट्रिंसिक जो पाथवे होता है वहाँ पे तो क्या होता है, ये 12 जो फैक्टर होता है उससे स्टार्ट होता है, ठीक है, 12th ए में चेंज होता है, ठीक है, फिर के 12th ए की परचेंस में क्या होता है, 11th होता है, वो 11th ए में चेंज होता है, ऐसे ऐसे दे रखा है, ठीक है। और 11th इसकी उपस्थिति में जो 9th होता है वो 9th ए में चेंज होता है, ठीक है, ऐसे चेंज होता है। तो ये तो क्या यहाँ तक तो होता है, और ये फिर 9th ए की उपस्थिति में 10th होता है, वो 10th ए के अंदर, तो ये तो चलता है इंट्रिंसिक, ये वाला, ठीक है, इंट्रिंसिक पाथवे। और एक होता है एक्सट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक होता है वो तो इसमें एक्सट्रीम में टीएफ फैक्टर होता है, तो टीएफ, ठीक है। और एक होता है 7 फैक्टर एक्सट्रिंसिक में। अब यहाँ इंट्रिंसिक पूछा तो इंट्रिंसिक में कौन कौन से हो रहा है, 12th भी हो रहा है, ठीक है, और एक 11th भी हो रहा है और 9th भी हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 7th है ना, 7th होता है किसमें, एक्सट्रिंसिक पाथवे के अंदर, तो यहाँ 7th आंसर होगा। ये 7th जो आंसर है दोस्तों, यहाँ पे 7th आंसर ये एक्सट्रिंसिक पाथवे में शामिल होता है। तो ये कॉमन पाथवे होता है, कॉमन पाथवे में जो प्रोथ्रोम्बिन होता है वो थ्रोम्बिन में चेंज होता है, और फिब्रिन में चेंज होता है, और जो 13 होता है वो 13 ए में चेंज होता है, और स्टेबल फैक्टर का फाइबर जो प्लॉट बनाता है वो बनाता है, ठीक है। तो यहाँ पे फैक्टर्स भी अपने को बता। अब 12th जो फैक्टर होता है उसको तो हेगमैन फैक्टर बोलते हैं, और 11 फैक्टर है यहाँ पे 12th को तो हेगमैन बोलते हैं। अब ये भी अपने को पता होना चाहिए, आप पढ़ लेना दोस्तों, क्योंकि आपकी किताब में सब लिखा हुआ है हेगमैन फैक्टर, ठीक है। और जो 11 है उसको प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन या एंटीसीडेंट बोलते हैं, और एक जो 9th है उसको क्रिसमस फैक्टर बोलते हैं, क्रिसमस। और अपन ने इससे पहले भी चर्चा की दोस्तों, रेड फैक्टर होता है, एंटी हेमोफिलिक फैक्टर बोलते हैं इसको, एक प्री कैल्कुलिन भी होता है, और जो 7 होता है वो स्टेबल फैक्टर होता है, और 13 होता है वो फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर होता है। ऐसे अपन को याद होने चाहिए। और पीएलएन एक अपन ने जो टीएफ होता है ये पढ़ा है, कैल्शियम होता है, टीएफ टिश्यू फैक्टर होता है, और कैल्शियम का भी इसमें रोल होता है, ठीक है, कैल्शियम आयन का। और एक
प्लेटलेट्स, मेम्ब्रेन, फॉस्फोलिपिड भी होता है, उसका भी रोल होता है। तो यहाँ पे ये सब अपने को पता होंगे, अपने अगर पाथवे पता होगा पूरा अपने को ब्लड कोगुलेशन का, तो ही अपन आंसर कर पाएंगे। तो यहाँ पे ये एक्सटेंसिव पाथवे में शामिल होता है। इंटेंसिव पूछा तो अपने यहाँ पे 7, ये दोस्तों मैंने 8 पे आंसर कर दिया, 7, ठीक है, ये बड़ा आंसर होगा। ठीक है, ये एक्सटेंसिव में शामिल होता है, ये 8 है, तो 8 तो यहाँ शामिल होता है। 8 किसमें शामिल होता है? 8 होता है कॉमन पाथवे के अंदर, ठीक है। 8 इसके अंदर भी होता है। इंट्रिंसिक से जो 8 होता है उसके जो 10th होता है उसको 10th में चेंज करता है ना, 8th की प्रेजेंस में, ऐसे। तो ये भी इंट्रिंसिक में शामिल होता है 8th, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 319। थ्रोम्बोक्सिन A2 इज प्रोड्यूस बाय, अब ये थ्रोम्बोक्सिन A2 किसके द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है? ये प्लेटलेट्स के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन 320। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लड फ्लो इज मेनली रेगुलेटेड बाय, अब ये डिस्ट्रीब्यूशन जो ब्लड फ्लो का डिस्ट्रीब्यूशन है तो किसके द्वारा मेंटेन किया जाता है, रेगुलेट किया जाता है? ये आर्टरियोल्स के द्वारा किया जाता है, ठीक है। और अपन ने अभी चित्र से समझा था, वेन्स और आर्टरी दोनों होती है, इनमें जो गुच्छा बनता है तो प्री कैपिलरी स्फिंक्टर्स होते हैं, वो कैपिलरीज होती है ना। आर्टरियोवेनस जो होता है वो भी एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। तो जो मेन फंक्शन होता है डिस्ट्रीब्यूशन ब्लड का, वो होता है आर्टरियोल्स के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे दोस्तों। हीम इज कन्वर्टेड टू बिलिरुबिन मेनली इन, अभी हीम किसमें, किसकी हीम इज कन्वर्टेड टू बिलिरुबिन मेनली इन किसकी प्रेजेंस में, किसमें, किस ऑर्गन में? स्प्लीन में। वैसे तो ऑर्गन दोस्तों इसके अंदर स्प्लीन और इसका दोनों का रोल होता है, ठीक है। हीम इज कन्वर्टेड टू बिलिरुबिन बाय द मैक्रोफेजेज ऑफ जो आरिस जो रेटिकुलोसाइट सिस्टम होता है उसके द्वारा। मोस्टली स्प्लीन और जैसे स्प्लीन भी होता है, मोस्टली मेन तो स्प्लीन का रोल होता है, लेकिन लीवर भी इसमें शामिल होता है, और जो बोन मेरो है वो भी शामिल होती है, तो लीवर भी इसमें इन्वॉल्व होता है। लेकिन दोस्तों मेन जो ऑर्गन पूछा है यहाँ पे, मेनली तो स्प्लीन आंसर करेंगे। जो बिलिरुबिन में चेंज होता है हीम, वो मेन स्प्लीन के अंदर चेंज होता है, ये अपने को पता रखना है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, द वेलोसिटी ऑफ ब्लड इज मैक्सिमम इन लार्ज वेन, जो लार्ज वेन्स होती है, वेना केवा जो वेन्स होती है, वेना केवा जो होती है, उनके अंदर इसकी वेलोसिटी सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्रांसपोर्टर और बाइंडिंग, अब इसमें दोस्तों ये यहाँ पर पूछा है ट्रांसपोर्टर और बाइंडिंग प्रोटीन के बारे में पूछा, तो यहाँ इरिथ्रोपोइटिन मेनली इरिथ्रोपोइटिन नहीं होता है, ट्रांसपोर्ट और बाइंडिंग प्रोटीन। ये जो लैक्टोफेरिन है, साइटोप्लाज्मिक ट्रांसफेरिन है, ये मोस्टली ट्रांसपोर्ट बाइंडिंग प्रोटीन होते हैं। ये जो इरिथ्रोपोइटिन होता है, ये होता है ग्लाइकोप्रोटीन, एक तरह से इरिथ्रोपोइटिन क्या होता है? ये ग्लाइकोप्रोटीन का रूप होता है, ग्लाइकोप्रोटीन। और ये जो अदर होते हैं साइटोप्लाज्मिन और लैक्टोफेरिन और ट्रांसफेरिन होते हैं बाइंडिंग प्रोटीन और ट्रांसपोर्टर प्रोटीन के नाम से भी इनको जाना जाता है। बाइंडिंग यानी कि ट्रांसपोर्ट करते हैं, ठीक है, किसी भी जो भी रिक्वायरमेंट होती है बॉडी में, वहां तो किसी चीज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में, और बाइंडिंग में हेल्प करते हैं, किसी भी बाइंड करके वहां पे दूसरी जगह लेके जाने में, ऐसे कुछ करना हो, ठीक है। नेक्स्ट में ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर इन्फ्लेमेटरी मीडिएटेड प्रोड्यूस वेजोकॉन्स्ट्रिक्टिव एक्सेप्ट, ये ब्रेडिकाइनिन है, इसके अलावा सभी जो है वो ल्यूकोट्रिन्स, थ्रोम्बोक्सिन A2 और प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर, ये सभी इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर होते हैं जो वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन प्रोड्यूस करते हैं। ब्रेडिकाइनिन भी थोड़ा बहुत प्रोड्यूस करता है दोस्तों, यहाँ पे ब्रेडिकाइनिन है, ये भी प्रोड्यूस करता है, लेकिन ये बहुत स्मॉल अमाउंट में होता है, ये इसका रोल बहुत ज्यादा नहीं होता है। यहाँ ल्यूकोट्रिन्स का, थ्रोम्बोक्सिन A2, प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर, इनका सबका रोल होता है, तो यहाँ पे ब्रेडिकाइनिन आंसर करना होगा, ठीक है। अब आप पढ़ेंगे कहीं तो यहाँ इसका रोल भी होगा, लेकिन ये बहुत स्मॉल अमाउंट में होता है, इसका रोल बहुत ज्यादा नहीं होता, इसलिए आंसर यहाँ पे चारों में से सुटेबल जो आंसर था वो बी होगा, ब्रेडिकाइनिन, ठीक है। नेक्स्ट जो प्लेटिव फेज ऑफ कार्डिक मसल्स इज ड्यू टू, अब ये प्लेटिव फेज होती है कार्डिक मसल्स की, वो किसकी वजह से होती है? तो इसके अंदर क्या होता है, ओपनिंग ऑफ स्लो कैल्शियम चैनल्स की वजह से जो प्लेटिव फेज होती है, जैसे ये दोस्तों अपन ऐसे देखेंगे तो एक डायग्राम बनाएंगे तो ये ऐसे करके ऐसे बनता है, ठीक है, ऐसे करके ये प्लेटिव फेज ऐसे आती है, ठीक है। ये जो फेज होती है इसके अंदर ये फेज सेकंड होती है, प्लेटिव फेज सेकंड, ठीक है। और ये फेज थर्ड होती है, ये फेज फोर्थ होती है, और ये 0 यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें कैल्शियम का इन्फ्लक्स होता है, कैल्शियम तो अंदर जाता है इसके अंदर, है ना, और पोटेशियम का इफ्लक्शन एक्सक्रीट बाहर की तरफ जाता है, ठीक है, कैल्शियम चैनल से। तो कैल्शियम चैनल स्लो ओपनिंग होती है यहाँ पे प्लेटिव फेज के अंदर कैल्शियम की।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 326, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए पोटेंट स्टिमुलस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इस्ट्रोपोटिन। इसमें पोटेंट जो स्टिमुलस है वो हाइपोक्सिया, अगर ऑक्सीजन की कमी होगी तो दोस्तों यहाँ पे इस्ट्रोपोटिन का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, क्योंकि वहाँ पे मोर रिक्वायरमेंट होगी हीमोग्लोबिन की बॉडी के अंदर। तो वहाँ पे हाइपोक्सिक कंडीशन के अंदर, ठीक है, तो हाइपोक्सिक कंडीशन के अंदर ये मोर पोटेंट स्टिमुलेटर होता है इरिथ्रोपोटिन के प्रोडक्शन के लिए। द फोर्थ हार्ट साउंड इज कोज्ड बाय, अब ये फोर्थ हार्ट साउंड जो होती है वो किसकी वजह से होती है? वेंट्रिकुलर फिलिंग की वजह से होती है, क्योंकि ये क्या लेड जो डायस्ट्रोल होता है उसके अंदर, उसकी वजह से प्रोड्यूस इमीडिएटली बिफोर द फर्स्ट हार्ट साउंड के अंदर प्रोड्यूस होती है। लो पिच साउंड होती है और एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन होता है, इसके अंदर वेंट्रिकल्स की फिलिंग होती है। जब ये फोर्थ हार्ट साउंड होती है तो एट्रिया जो होता है, एट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन और वेंट्रिकल्स का फिलिंग, ये वेंट्रिकल है और ये एट्रियम है। यहाँ तो इसका तो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा और ये फीलिंग होगी यहाँ पे कॉन्स्ट्रिक्शन होने की वजह से, यहाँ ब्लड नीचे की तरफ आएगा, ठीक है। अब ये एक फर्स्ट हार्ट साउंड, अब आप ये भी पता कर लेना दोस्तों, फर्स्ट हार्ट साउंड और सेकंड हार्ट साउंड क्या होती है, कब ये इनकी साउंड कब सुनाई देती है। तो ये फर्स्ट हार्ट साउंड तो अपन को लब बोलते हैं इसको, और ये जो सेकंड होती है डब बोलते हैं। तो लब होती है क्लोजिंग ऑफ द एट्रोवेंट्रिकुलर वाल्व, जो मिट्रल और ट्राइकस्पिड वाल्व होता है उनकी क्लोजिंग के समय, ये कब होती है? क्लोजिंग ऑफ एट्रोवेंट्रिकुलर, क्लोजिंग ऑफ एट्रोवेंट्रिकुलर वाल्व, ठीक है। और ये मिट्रल और ट्राइकस्पिड जो वाल्व होते हैं, मिट्रल और ट्राइकस्पिड, ठीक है। और जो S2 जो डब होती है, ये होती है कब? क्लोजर ऑफ सेमिल्यूनर वाल्व्स, क्लोजर ऑफ सेमिल्यूनर वाल्व, ठीक है। तो ये एओर्टिक और पल्मोनरी जो वाल्व होते हैं उनके क्लोजर से, पल्मोनरी। मैं थोड़ा शोर लिखता हूँ दोस्तों, आप लिख लिया करें, मैं बोल दिया वही लिख लिया करें अगर आपको याद करना। फिर भी आप और भी अपनी बुक से भी इनको देखा करें कि भाई फर्स्ट हार्ट साउंड कब आएगी, फर्स्ट हार्ट साउंड को क्या बोलते हैं, सेकंड हार्ट साउंड कब आएगी, थर्ड हार्ट साउंड कब आएगी, फोर्थ, ये क्वेश्चन के बाद आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 328, वॉन विल्डेब्रेंड फैक्टर इज प्रोड्यूस बाय, ये वॉन विल्डेब्रेंड फैक्टर किसके? एंडोथेलियल जो सेल्स होती है उसके द्वारा प्रोड्यूस होता है। बस ये इतना सा याद रखना कि एंडोथेलियल जो सेल्स होती है उनके द्वारा इसका प्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ईसीजी चेंज सीन इन हाइपरकैलेमिया। अब हाइपरकैलेमिया का मतलब होता है जो कैल्शियम पोटेशियम का जो लेवल होता है, इंक्रीज पोटेशियम लेवल है ना, इंक्रीज पोटेशियम, तो इसकी वजह से क्या होगा? जो नेरोइंग, एक तो जो पी वेव है, पीकिंग टी वेव है ना, तो वो नेरो हो जाएगी, ये जो टी वेव है नेरो और पीक हो जाएगी ऐसे। वैसे तो टी वेव ऐसे होती है, ठीक है, लेकिन इसकी ये ऐसे हो जाएगी फिर, ठीक है, नेरोइंग और पीकिंग, यानी ऊपर से बहुत ज्यादा ऊपर तक जाएगी ऐसे, पीकिंग टी वेव, यानी इसकी हाइपरकैलेमिक कंडीशन के अंदर ईसीजी चेंज क्या आएगा, ये आएगा, ठीक है। साइट ऑफ आरबीसी फॉर्मेशन इन 20 इयर्स ओल्ड हेल्थी मेल, जो 20 ईयर का कोई ओल्ड मेल होता है उसके अंदर आरबीसी का फॉर्मेशन कहाँ होता है? फ्लैट जो बोन्स होते हैं उसके अंदर, रेड बोन मेरो होता है उसके द्वारा, फ्लैट बोन्स के अंदर, रेड बोन मेरो के द्वारा, ठीक है, फ्लैट बोन्स के अंदर, यहाँ पे 20 इयर्स के अंदर। पढ़ने से पहले पढ़ने न्यू बोर्न और इन्फेंट, इनमें भी चर्चा की है दोस्तों, है ना, वो भी आप याद रखें। नेक्स्ट 331, ट्रू अबाउट द हार्ट मसल्स इज ऑल एक्सेप्ट। अभी हार्ट मसल्स के लिए क्या कथन सत्य है एक्सेप्ट इसके? तो यहाँ पे जो दोस्तों यहाँ ये दे रखा है कि हैज ए मल्टीपल न्यूक्लियाई, तो हार्ट मसल होती है उसके अंदर मल्टीपल न्यूक्लियाई नहीं होते हैं, सिंगल न्यूक्लियाई होगा और रेयरली एक से ज्यादा होगा। यहाँ सिंगल न्यूक्लियाई होता है, यहाँ गैप जंक्शन होते हैं, बिल्कुल एक से सिंसिम होता है, हेज ब्रांचिंग होती है, बिल्कुल होती है। स्केलेटल जो मसल्स होती है मोस्टली उनमें मल्टीपल न्यूक्लियाई होता है, और जो कार्डियक मसल्स होती है ये इनके अंदर फंक्शनल सिंसेंसियम होता है, और इंटर जो कनेक्टेड डिस्क होती है और गैप जंक्शन प्रेजेंट होते हैं अहम, ठीक है। तो यहाँ आंसर सेकंड करना होगा अपने को। नेक्स्ट दोस्तों, लार्ज क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स इज ड्यू टू, अभी क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स होता है वो किसकी वजह से होता है? तो अपन ने ये जो पढ़ा है दोस्तों, ये तो पी है, पी, फिर ये क्यू आर एस, ठीक है, और ये टी, ठीक है, ये तो पी क्यू आर और एस, ये पी क्यू आर कॉम्प्लेक्स है, ये किसकी वजह से होता है? यहाँ तो वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन की वजह से होगा। अब ये पी क्यों होगा, टी क्यों होगा, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स होगा वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। अब नेक्स्ट है 333, एट्रियल नेट्री यूरेटिक पॉलीपेप्टाइड्स एक्ट है ना, एक्ट्स लाइक, तो ये एक्ट्स डिक्रीजिंग एल्डोस्टेरोन प्रोडक्शन को डिक्रीज कर देंगे, डिक्रीजिंग सोडियम रिजॉर्प्शन कर देंगे, इनहिबिट रिलीज ऑफ आयरन कर देंगे, ऑल ऑफ, ये आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। ये सारे काम इसके होते हैं, जो एट्रियल नेट्रियोलिटिक पॉलीपेप्टाइड होते हैं इनका डिक्रीज एल्डोस्टेरोन लेवल, डिक्रीजिंग सोडियम रिजॉर्प्शन, इनहिबिटिंग रिलीजिंग। और दोस्तों ये कई बार मेरे जो ये
अभी आईएएस भर्ती संविदा के लिए मैं अगर बोल रहा हूँ कि पढ़ो आप इसको, तो आप अगर पढ़ रहे हो तो ये इस टाइप के क्वेश्चन वहां जरूर पूछे जा सकते हैं कि क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स किसकी वजह से होता है, पी कॉम्प्लेक्स की, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन बहुत हार्ड होते हैं, तो ये मुश्किल से पूछ जाएंगे, तो आपको बहुत ज्यादा चिंता लेने के विषय नहीं है। आप इनको देख लें, केवल थोड़ा सा सरसरी नजर से याद रख लें, वैसे बहुत ज्यादा आपको डीपली इसमें जाने की जरूरत आवश्यकता नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, फॉलोइंग विच चेंज इज नोटेड ड्यूरिंग एक्सरसाइज। अब एक्सरसाइज के समय पे क्या होगा, एक्सरसाइज से क्या होगा, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होगा दोस्तों, तो मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होगा तो वहां पे हीट प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, तो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर होगा। तो ये इसमें जो ब्लड फ्लो इंक्रीज नहीं होगा, इसमें कोई अनऑल्टर्ड रहेगा, कोई लिम्फेटिक फ्लो फ्रॉम मसल्स डिक्रीज ऐसा कुछ नहीं होगा, ब्लड फ्लो टू मसल्स इंक्रीज ऐसा कुछ, ये केवल बॉडी टेम्परेचर बढ़ेगा। यहाँ पे अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर रहा है तो उस समय पे केवल बॉडी टेम्परेचर बढ़ता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 337 इन नॉर्मल, अब ये क्वेश्चन ऐसे इंपॉर्टेंट होते हैं मेंटल एबिलिटी क्वेश्चन थे कि ये पूछ लिए जाते हैं। इन नॉर्मल पर्सन विच ऑफ द फॉलोइंग चेंज अकर व्हेन ही चेंज टू सुपाइन पोजीशन टू स्टैंडिंग। अगर कोई व्यक्ति सो रहा है और वो अचानक खड़ा हो जाता है, ठीक है, खड़ा हो जाएगा तो क्या चेंज आएगा, तो वहां चेंज आएगा इमीडिएटली इंक्रीज इन विनस रिटर्न, उससे क्या होगा, विनस रिटर्न है वो बढ़ जाएगा, ठीक है, बॉडी में। तो कई बार ये होता है ना, कई बार चक्कर से आते हैं, दिखता नहीं है, धुंधला सा दिखता है, तो वो इसी वजह से होता है दोस्तों। अब एक होता है कि व्हेन ए पर्सन चेंज पोजीशन फॉर स्टैंडिंग, अब कोई खड़ा है और फिर वो सो जाएगा, लाइंग डाउन कर जाएगा, तो विनस रिटर्न क्या होगा, हार्ट को इंक्रीज होगा इमीडिएटली, तो वहां पे हार्ट को इंक्रीज होगा, ठीक है। यहाँ हार्ट से अगर खड़ा होगा तो बॉडी को, अपर पार्ट बॉडी को जरूरत होगी उसकी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, द लार्जेस्ट परसेंटेज ऑफ ब्लड वॉल्यूम इन। अब ये लार्जेस्ट जो अपन ने पहले पढ़ा था, वेन्यूल्स जो वेन्स होती है उनके अंदर लार्जेस्ट परसेंटेज ऑफ ब्लड वॉल्यूम का प्रेजेंट होता है, यानी कि जो लगभग बॉडी का 70 से 80% होता है वो वेनस सिस्टम होता है उसके अंदर प्रेजेंट होता है, और बाकी जो होता है वो आर्टरीज के अंदर ब्लड का वॉल्यूम प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे वेन्यूल्स और वेन्स आंसर होगा, ठीक है, बी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 339, द ब्लड विद इन द वेसल्स डज नॉट क्लॉट नॉर्मल। अब ये ब्लड वेसल्स होती है, ब्लड के वेसल्स के अंदर, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ऐसे पूछे जाते हैं, ये ब्लड वेसल्स है, इसके अंदर जो ब्लड है वो बह रहा है, ये क्लोट क्यों नहीं करता, तो क्लोट क्यों नहीं करता, क्योंकि जो वेस्कुलर एंडोथेलियम होती है ये स्मूथ होती है और कोटेड विद ग्लाइकोकेलिक्स, ये कोटेड होती है ग्लाइकोकेलिक्स से, इस वजह से यहाँ पे क्लोटिंग नहीं होती, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 114, ब्लड प्रेशर मेजर बाय स्पिगोमेनोमीटर। अभी स्पिगोमेनोमीटर के द्वारा ब्लड प्रेशर को मेजर किया जाता है, तो वो उसका मतलब क्या है, इट इज हाइजर देन द इंट्रा आर्टेरियल प्रेशर। तो ये क्या होता है, ये हाइजर होता है देन द इंट्रा, जो इंट्रा आर्टरीज के अंदर जो ब्लड बह रहा है वहां प्रेशर जो पैदा हो रहा है उससे ये हाई होता है। जो ब्लड प्रेशर स्पिगमोमेनोमीटर के द्वारा बताया जाता है वो हाई होता है उससे, जो आर्टरीज के अंदर जो प्रेशर होता है उससे हाई होता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे पूछना चाह रहा है अपने को, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखें दोस्तों, तो आप लेना चाहें तो कुछ क्वेश्चन वो ले सकते हैं। सेरेब्रल ब्लड फ्लो इज रेगुलेटेड बाय ऑल एक्सेप्ट। अभी सेरेब्रल जो ब्लड फ्लो होता है, सेरेब्रल जो ब्लड फ्लो किसके द्वारा रेगुलेट किया जाता है, एक्सेप्ट किसके, तो यहाँ पोटेशियम आयन का यहाँ पे कोई रोल नहीं होता है, ठीक है, ठीक है। यहाँ लगभग 28 मिनट हो चुके दोस्तों, 1 मिनट सॉरी, तो थोड़ा लंबा ज़्यादा करेंगे तो आपको भी थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा, तो मैं यहीं आज क्लास फिनिश करता हूँ। इससे नेक्स्ट अपन क्वेश्चंस अभी अपने काफ़ी हैं, तो अगली क्लास में हम रेस्पिरेटरी करेंगे, इसमें काफ़ी क्वेश्चन है दोस्तों, तो अपन आगे ले लेंगे इनको, ज़्यादा करेंगे तो थोड़ा सा आपको भी करने में दिक्कत होगी, तो मैं यहीं अपनी क्लास आज खत्म करता हूँ। 341 से अपन नेक्स्ट टाइम लेंगे, ठीक है, कल या परसों में ले लूँगा, जल्दी ही करेंगे इसको भी। इसको फिजियोलॉजी को अपन लगभग 3 से 4 5 से 6 क्लासेज मान ले दोस्तों, उसमें खत्म करेंगे, फिनिश करेंगे, ठीक है। तो अपन नेक्स्ट आगे लेंगे। धन्यवाद दोस्तों, मैं यहीं अपनी क्लास खत्म करता हूँ, धन्यवाद।